स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज की 4 बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं जिनकी चर्चा आज दिन भर नहीं हो पाई और सबका आपस में कनेक्शन है। पहली खबर राजस्थान से है। राजस्थान में बीजेपी के कुछ नेताओं को पुलिस पकड़कर ले गई। वजह हिंदू मुसलमान। राजस्थान में दंगा होते होते रुक गया। किसके घरों से बंदूकें और तलवारें बरामद की गई। इस वक्त राजस्थान में तनाव बढ़ा है। गुजरात में भी तनाव बढ़ रहा है और तनाव असदुद्दीन ओवैसी बढ़ा रहे हैं। बिल्किस बानो का मामला पूरा सियासी होता जा रहा है। गुनाहगार जेल से बाहर हो गए और बीजेपी एकदम शांत है। तीसरी खबर झारखंड से है, जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी हिल गई। झारखंड में नया पोस्टर चिपका है, हिंदू खतरे में है। चौथी खबर यूपी से है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव लोकसभा में लालू यादव का फॉर्मूला आजमाएंगे, उसमें भी हिंदू मुसलमान। बाकी बात समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट, मुस्लिम आबादी 19.26%। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, मुस्लिम आबादी 11.54%। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42 है और यहां पर 27% मुस्लिम जनसंख्या है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, यहां मुस्लिम आबादी लगभग 17% है। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, मुस्लिम आबादी 9.67% है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट और मुस्लिम आबादी 9.07% है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट हैं और करीब करीब 15% मुस्लिम जनसंख्या है। 2022 में ही 24 की नींव रखी जा रही है। अगले 15 महीने सियासत और सत्ता के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष है। 2024 किसका होगा, इसका फैसला धर्म कांटा से होगा। अगले 10-12 महीनों के अंदर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में चुनाव होने वाले, जिनमें जीत और हार का सीधा इफेक्ट 2024 पर पड़ेगा। इस वक्त सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड गुजरात बना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होम ग्राउंड भी है। यहां चुनावी बिसात बिछ चुकी है। शहमात का खेल भी शुरू हो चुका है। गुजरात में हर रोज नए नए चुनावी समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। रोज नया मुद्दा, नया चुनावी वादा आजमाया जा रहा है। गुजरात में जहां हिंदू आबादी 90% है, वहां बिल्किस बानो सबसे बड़ा चुनावी चेहरा बन गई है। हैदराबाद में बैठकर ओवैसी भी इस पर जमकर बोल रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए भाजपा की सरकार ने पूरे देश के उन मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया जिनका रेप हुआ है और प्रधानमंत्री को झूठा साबित किया उन्होंने। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री बन गए। उस समय के मुख्यमंत्री के दौर में बिल्किस बानो का रेप हुआ, वो प्रधानमंत्री बन गए, मगर बिल्किस बानो आज भी वहीं पर रोड पर पड़ी हुई है। तो फायदा किसका हुआ? बिल्किस बानो का नुकसान हुआ या फायदा हो, सोच लो आप। बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए। कब तक चलता रहेगा लीगली? मॉरली कहां क्या होगा? अरे पार्लियामेंट सेशन कब होगा? दिसंबर में होगा। जब तक फिर वो लोग मिठाई खाते फिरते रहेंगे क्या? वो क्या कहा उसने, बिल्किस बानो ने? क्या मैं सुकून से जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगी? उसने कहा कि दोबारा वो जख्म मेरा जिंदा हो गया है। क्या भारत की प्रधानमंत्री और भाजपा चाहती है कि हर मुस्लिम महिला उस जख्म को याद करे जिसका रेप हुआ था? भाजपा ये दिखाना चाह रही है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो जेल में हैं। हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। ये गुजरात के चुनाव के लिए भाजपा सब कर रही है। ये अब नूरा कुश्ती नहीं चलेगी, दंगल होगा, हम मुकाबला करेंगे। ओवैसी खुलकर बोल रहे हैं और बीजेपी चुप है। बीजेपी इस मुद्दे को ठंडा करना चाहती है, कोई रिएक्शन नहीं दे रही है ताकि चुनाव आते आते मुद्दा बदल जाए। लेकिन कांग्रेस इस आग को ऐसे बुझने नहीं देगी, वो खुलकर सामने आ गई है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी की लाइन को बिल्किस बानो से जोड़कर हमला कर रही है। एंटी मोदी गैंग इस मुद्दे को इंटरनेशनल बनाना चाहता है ताकि 22, 23 और 2024 तक बीजेपी इस पर फंसी रहे। कांग्रेस के गुजरात प्लान में मुस्लिम वोटर्स का अहम योगदान है, लेकिन यह सच है गुजरात में ओवैसी की एंट्री ने चुनावी गर्मी बढ़ा दी है।
अब तक गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे फाइट होती थी, लेकिन अब कई किरदार जो असरदार भी हैं वो रण में उतर आए हैं। ओवैसी सीधे टॉप लेवल की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सियासत की एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। एआईएमआईएम ने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में कुल 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को जमालपुर और मक्तमपुरा वार्ड की 7 सीटें ही मिल पाई थीं। इसके अलावा मोडासा और गोधरा नगर पालिकाओं में कुल 20 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था, जिनमें से 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। ओवैसी का चुनावी फंडा एकदम क्लियर है। उनकी राजनीति पूरी तरह से मुस्लिम वोट पर टिकी हुई है। गुजरात में भी वो मुसलमानों के भरोसे अपना दांव आजमा रहे हैं। गुजरात की मुस्लिम बहुल सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का मुख्य फोकस है। गुजरात में कुल आबादी के 10% मुस्लिम हैं। 21 विधानसभा सीटें हैं जिन पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। 35 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम आबादी 15% के करीब है। गुजरात में कच्छ, भुज, सूरत, अहमदाबाद, भरूच, बागरा जैसे क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई है। जहां जहां कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर है, वहां वहां आम आदमी पार्टी उसकी जगह लेना चाहती है। पंजाब के बाद अब केजरीवाल की नजर गुजरात पर है। हालांकि बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलने वाले केजरीवाल बिल्किस बानो पर एकदम चुप है। ऐसा लगता है उनको मुस्लिम वोट से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी वोट की फिक्र है, जो सरकार बदलना चाहते हैं। वैसे गुजरात निकाय चुनाव में केजरीवाल ने यह एहसास जरूर करवा दिया, गुजरात में उनका असर हो रहा है और वो विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। पिछले साल हुए नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सूरत नगर निगम की 27 सीटों पर कब्जा किया था। तालुका और जिला पंचायत चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन किया। आपने मेहसाणा जिले में और प्रधानमंत्री मोदी के गृहनगर वडनगर तालुका पंचायत में भी सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सत्ता विरोधी लहर और कांग्रेस के संगठन में आई दरार का पूरा फायदा उठाने के लिए केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं। वैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। राजस्थान में भी दो पार्टी वाला कंपटीशन है। अभी सत्ता में कांग्रेस है और सत्ता परिवर्तन करने के मूड में बीजेपी है। 2019 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था, जबकि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी। बीजेपी का आंकड़ा 79 पर रुक गया था। राजस्थान में कन्हैया लाल का सरतन से जुदा किया गया। अजमेर में सरतन से जुदा के नारे लगे और अब राजस्थान के ललवाड़ी गांव में हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए, क्योंकि जन्माष्टमी से ठीक पहले यहां पर गौकशी हुई। फिर घर घर मांस बांटने का आरोप भी लगा। जब यह बात आसपास के गांव वालों को मालूम पड़ी तो जबरदस्त हंगामा हुआ। टोंक में ललवाड़ी के घासी की ढाणी में हम इस वक्त मौजूद है। ये इलाका आप देखिए, ये मुस्लिम बहुल इलाका है और ये मेरे पीछे ये मस्जिद है। बताया जा रहा है कि देर रात को यहीं पर गोकशी हुई और उसके बाद इस इलाके में गोकशी का मांस अलग अलग घरों में बांटा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो लोगों का कहना है कि ये जो मस्जिद है इसके अंदर गोकशी होने के बाद बनाया गया उस खाने को, और यहाँ पे इस मस्जिद के अंदर हड्डियां भी मिली हैं। यहाँ पे जो लोग थे अगल बगल के जो घरों में, वो फिलहाल यहाँ से मौके से फरार हो गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उसके बाद स्थानीय लोगों ने जब यहाँ पर छानबीन की तो तमाम इस मस्जिद के अंदर से कुछ हथियार और जो गोकशी में जिस वक्त धारदार काटने वाले जो धारदार हथियार होते हैं वो मिले हैं। लोग यहाँ से फिलहाल निकल गए हैं। पास की ही जगह से मांस बरामद हुआ है। क्या थी वो चीज बताइए। घटना ये थी, रात को गाय कटी थी यहाँ पूरी ढाणी में, पूरी में गाय की वो मांस सप्लाई हुआ था पूरे ढाणी में। उसके बाद में जो अवशेष बचते हैं ना, उसके जैसे हड्डियां, खाल, उसका सिर, पैर की हड्डियां, वो सारी एक कट्टे में भर के उधर डाल दिया गया था।
हम सारे कार्यकर्ताओं ने मिलके वहाँ ढूंढा तो वो पूरा कट्टे में भरा हुआ हमको मिल गया सुबह। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद फिर ये हथियार वगैरह भी मिले हैं? हथियार की पूरे गांव वालों को ये सूचना थी, भाई इस ढाणी में कम से कम 100 की संख्या में हथियार है। तो यहाँ पुलिस का साथ लेके और हमने सर्च अभियान चलाया यहाँ पे। तो 2-4 घरों में ढूंढा पुलिस के साथ में, तो हमें 5-6 तो बंदूकें मिली, जिसमें से एक लोडेड थी और कम से कम 70-80 धारदार हथियार मिले हैं। जहां गौकशी हुई थी, जब उन घरों की तलाशी ली गई तो वहां से हथियार मिले, जैसे कोई बड़े दंगे की तैयारी थी। बंदूक, तलवार, चाकू सब घरों में जमा किए जा रहे थे। गोमांस मिलने के बाद इस इलाके में जब सर्च ऑपरेशन हुआ तो तमाम घरों से हथियार बरामद हुए हैं, धारदार हथियार बरामद हुए। ये एक घर है, ये मस्जिद के पास ही, यहाँ पे सबसे पहले हथियार बरामद हुआ। हालांकि इस पूरे गांव में जो ग्यासी की ढाणी है, ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ से हर घर से जहाँ पे भी जो लोग थे वो फिलहाल यहाँ से मौके से फरार हैं और पुलिस इस पूरे इलाके में भारी मात्रा में तैनात की गई है। और बताया जा रहा है कि जिन जिन घरों से हथियार मिले हैं उन घरों से फिलहाल लोग फरार हो चुके हैं। ये देखिए पूरी अलग अलग ढाणी में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं। गौकशी के आरोप में पुलिस ने आजाद उर्फ लाला, इलियास, अकील, मुंशी, शब्बीर और इस्लाम को गिरफ्तार किया है। जब भी राजस्थान में हिंदू मुस्लिम विवाद होता है, गहलोत सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बैक टू बैक ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं और सरकार का कोई एक्शन काम नहीं आ रहा। ऊपर से गहलोत कहते हैं ऐसा तो हर राज्य में होता रहता है। घटना तो होती है देश भर के अंदर, पर घटना में त्वरित कार्रवाई जितनी राजस्थान में होती है किसी प्रदेश में नहीं होती है, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। नवाचार हमने किए, FIR कंपल्सरी मैंने करी है देश के अंदर, संख्या बढ़ गई है, मैं जानता ही था पहले। उस वक्त मैंने कहा था मीडिया वालों को संख्या बढ़ेगी। आज कम से कम सुनवाई होने लग गई है। घटनाएं देश में दुनिया में होती है, हमारे यहाँ घटनाओं को प्रचार करने में ये लोग और कोई काम इनके पास है नहीं। गहलोत जितना बोलते हैं बीजेपी उतना हल्ला बोलती है। गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है। जो कानून का पालन करता है उसके ऊपर कानून थोपा जाता है। जो अपराधी हैं, चरमपंथी हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं राजस्थान में। ये राजस्थान सरकार का नमूना है काम करने का। घटनाएं हो रही है हर रोज राजस्थान के अंदर, तुष्टीकरण की घटनाएं हो रही है। साधु संतों को, पुजारियों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये हर रोज की घटना है और उसके बावजूद भी अपराधी पकड़ में नहीं आते। और मुख्यमंत्री कहते हैं तो छोटी सी घटना है, तो इन घटनाओं को छोटा बताना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, ये राजस्थान में हो रहा है। ये जो गुस्सा है, ये पूरे राजस्थान का गुस्सा है, ये पूरे देश का गुस्सा है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राजस्थान में 9% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इनका प्रभाव 36 सीटों पर पड़ता है। टोंक सचिन पायलट का क्षेत्र है। गौकशी के बाद उनकी चुप्पी पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। राजस्थान में बीजेपी फॉरवर्ड ड्राइव खेल रही है और कांग्रेस हर दिन बीते दिन के साथ बैकफुट पर जाती जा रही है। जयपुर से 1300 किलोमीटर दूर रांची में भी राजनीतिक हलचल अचानक तेज हो गई है। रांची में झमाझम बारिश के बीच सूखे को लेकर सरकारी मीटिंग हो रही है, लेकिन बैठक का हिडन एजेंडा राज्य की पॉलिटिकल क्राइसिस है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पद पर रहते हुए अपने नाम से माइनिंग लीज आवंटित करवाई थी। इस मामले में निर्वाचन आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है, कभी भी फैसला आ सकता है। ऐसे में झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन झारखंड किसी और वजह से भी नेशनल हेडलाइन बना हुआ है। हिंदू से मुस्लिम होने से मना किया तो आधी रात को अत्याचार हुआ। गांव में मुस्लिम आबादी ज्यादा तो धर्म परिवर्तन का फतवा। क्या झारखंड के गांव गांव में शरिया कानून लागू होने वाला है? यह झारखंड का गांव सिरमा है। यहां पर आपको एक भी मंदिर नहीं मिलेगा। जन्माष्टमी के मौके पर हिंदुओं के घरों में रौनक नजर नहीं आएगी। यहां पर रहने वाले हिंदू डरे सहमे रहते हैं।
हिंदू बेटियां घरों से बाहर निकलने से डरती हैं। वो सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करती हैं, किस वीडियो को लाइक करती हैं, सब पर गांव वालों की नजर बनी रहती है। क्योंकि इस गांव में करीब 2,500 से 3,000 मुस्लिम हैं, जबकि हिंदुओं के घर सिर्फ 2 से 3 हैं। जब किसी जगह की आबादी का संतुलन बिगड़ जाता है, हिंदू आबादी कम हो जाती है, मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है, तो क्या ऐसा होता है? झारखंड के सिरमा गांव में हो रहा है। जहां पर नाबालिग हिंदू बेटियों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। मेरे घर पे एक ही मोबाइल है जो हम लोग सभी चलाते हैं। उसी बीच में एक वीडियो मेरे पास आया था जो दूसरे वीडियो के साथ पोस्ट हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। उसी रात में 8 बजे के लमसम में मेरे घर कोई दरवाज़ा ठुक ठुकाया, तो मैं और मेरी मम्मी जाके देखे तो 10 या 15 लड़के थे वसीम के साथ। तो मम्मी कुछ पूछने ही वाली थी, उसी बीच में लोग घुस गए अंदर और धक्का लुकी गाली गलौज देते हुए अंदर चला गया और बोलने लगा तुम लोग ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली हो गई हो, सब बंद करो। फिर हमको पकड़ के और बाहर ले आया घसीटते हुए और बोला कि सॉरी बोलो या उठा बैठी करो। तो हम सॉरी पूछे कि काहे सॉरी बोले, तो बोलता है कि तुम ज़्यादा वीडियो डालने वाली हो गई हो, ज़्यादा धर्म मेरे मुस्लिम धर्म अपना लो ना तो तुम लोग को जान से मार दें। अभी 5 साल मुखिया में हम हैं तो मेरा हुकूमत चलेगा। और फिर गाली गलौज देने लगा और कपड़ा फाड़ दिया मेरा, ज़बरदस्ती करने लगा। मेरी मम्मी सिक्योरिटी पास गई तो ये सब बात बताने के लिए कि मेरी बेटी साथ रात में ऐसा हुआ। तो उसी बीच में उसको पता चला गया तो बोलता है तुम ज़्यादा हम मुखिया तो मेरे ही पास पंचायत बैठाएगी। फिर आया और महिला लोग के साथ भी और पुरुष भी फिर से आके मारपीट करने लगा और गाय का मांस खिलाने लगा और ज़बरदस्ती बोलता है फेंक देंगे तेरे घर पे, तुम लोग को जान से मार देंगे। सिरमा के सिंधु परिवार में एक मां अपनी 2 बच्चियों के साथ रहती है। पति की मौत हो चुकी है। गांव में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और गांव के गुंडों की नजर इनकी बेटियों पर है। 10 अगस्त को जो कुछ हुआ उसके बाद से परिवार बहुत डरा हुआ है, क्योंकि इनके सामने एक ही विकल्प रखा गया है, सिरमा में रहना है तो इस्लाम अपनाना होगा। ज़्यादा अपना हिंदू धर्म को मानती हो से यहाँ सिरमा में रह के और अपना भगवा झंडा लहराएगी, जय श्री राम बोलेगी से यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हम लोग हैं तो मुस्लिम समुदाय के हिसाब से रहना होगा, तो लोग को उसी का तौर तरीका से चलना होगा, अन्यथा यहाँ से इस गांव से हम लोग निकाल देंगे। हम 5 साल अभी मुखिया में है तो तू लोग को चाहेंगे तो बर्बाद कर को भी रख देंगे अगर नहीं से चलिएगा तो। और बोलने लगा कि अगर मेरा इस्लाम धर्म को नहीं अपनाते हैं तो जान से भी मार देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लापता भी कर सकते हैं। जब हमारी टीम सिरमा के मुखिया के घर पहुंची तो वहां पर अलग ही सीन चल रहा था। कैमरे आने की खबर के बाद मुखिया अचानक बीमार पड़ गई। झारखंड मुस्लिम वोटों की नई प्रयोगशाला बन गई है। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी कर दी जाती है। स्कूल की प्रार्थना करने का तरीका बदल दिया जाता है। झारखंड में मुस्लिम आबादी कितनी और कितना राजनीति में कितना प्रभाव रखती है वो भी समझिए। झारखंड की 7 विधानसभा में मुस्लिम वोटर्स की आबादी 22 से 38% तक है। पाकुड़, राजमहल, गोड्डा, मधुपुर, गांडे, टुंडी, जामताड़ा, यहां पर जीत हार का फैसला मुस्लिम वोटों से होता है। झारखंड में मुस्लिम आबादी 15% है, इसलिए यहां पर असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनको अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन उनको झारखंड में अपना भविष्य जरूर नजर आता है। ओवैसी ने 20% मुस्लिम आबादी वाले यूपी में भी चांस मारा था। चुनाव में बड़े बड़े ऐलान किए, लेकिन यूपी को तो बाबा पर भरोसा है। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर जाता है। जिसको यूपी चुनेगा वही दिल्ली में बैठेगा और यूपी की राजनीति योगी आदित्यनाथ ने बदल डाली है, ये सर्वे भी कहता है। मुख्यमंत्री के रूप में कौन कितना लोकप्रिय लोगों को लगता है, तो योगी आदित्यनाथ 48% लोगों की पसंद है। अखिलेश यादव को आज भी 29% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। मायावती जी का ग्राफ जो है वो काफी नीचे जा रहा है। 14% लोगों की पसंद मायावती जी है, वो दोबारा चाहते हैं कि किसी तरह वो मुख्यमंत्री बने। और प्रियंका गांधी को सीएम की कुर्सी पर बैठे देखना 9% लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी में बुलडोजर चलता है तो माफियाओं का दिल कांपने लगता है।
योगी मॉडल अब इंटरनेशनल हिट फॉर्मूला बन गया है। उत्तर प्रदेश में योगी के सुशासन का एक बुलडोजर मॉडल भी है, जिससे अपराधी और माफिया थर-थर कांपते हैं। दूसरे राज्यों में भी इसे अपनाया गया। हमने लोगों से पूछा क्या वो बुलडोजर मॉडल से सहमत हैं। 44% लोग कहते हैं कि हां, वो बुलडोजर मॉडल से सहमत हैं, ये योगी सरकार का अच्छा एक्शन है। 23% लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम सहमत हैं, योगी सरकार जो एक्शन लेते हैं ठीक है, ये एक शासन करने का तरीका हो सकता है। 21% लोग इससे साफ इनकार करते हैं, वो कहते हैं हम इस एक्शन से सहमत नहीं है, बुलडोजर मॉडल से सहमत नहीं है। जबकि 12% लोग पता नहीं वाली जानकारी देते हैं, कहते हैं हमें पता नहीं, ये जवाब में कहते हैं। यानी कि एक बड़ा जनमत है, एक बड़ा जनसमूह है जो मानता है कि योगी सरकार का जो बुलडोजर मॉडल है वो कारगर है और अपराधियों पर और माफियाओं पर शिकंजा कस रहा है। 44% उसका फेवर करते हैं। जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचा है, उससे अखिलेश का मुस्लिम प्लस यादव समीकरण गड़बड़ा गया है। अखिलेश के लिए अपने वोटर्स को बांधे रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। सब लोग जानते हैं कि दुर्योधन ने क्या मांगा, पूरी सेना मांग ली, लेकिन जीत उसी की जहां पर भगवान श्री कृष्ण युद्ध भगवान युद्ध का कई बार हुआ है। पहला युद्ध तो सब लोग जानते होंगे, गणना होगी तो हम ही लोग नंबर 1 पे दिखाई देंगे और इसलिए जानबूझ करके हमारी आपकी जानी जनगणना नहीं हो रही। 2019 में यूपी में बीजेपी गठबंधन को 64 सीट मिली। इस बार बीजेपी का लक्ष्य 75+ का है। ये टारगेट पूरा भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी, ये जोड़ी जबरदस्त और अजय है। बीजेपी का यूपी किला तोड़ना विपक्ष के बस में फिलहाल नजर नहीं आता और महाराष्ट्र के किले पर एक बार फिर बीजेपी का परचम बुलंद हो गया है। महाराष्ट्र में सत्ता का ऐसा संग्राम हुआ कि उद्धव ठाकरे के पास न सरकार बची और अब पार्टी बचाने की कश्मकश जारी है। बीजेपी वापस सत्ता में लौटी तो पुराने दिन भी लौट आए। महाराष्ट्र में पहली बार सरकार ने गोविंदा को 10 लाख का बीमा सुरक्षा कवच दिया। अगले साल से जब प्रो गोविंदा लीग शुरू होगी तब सरकार इनाम भी देगी। साथ में गोविंदाओं को स्पोर्ट्स के 5% आरक्षित कोटे से नौकरी दी जाएगी। बीजेपी को अपनी ताकत पता है, अपने वोटर्स का मूड भी पता है और बीजेपी की लाइन भी एकदम क्लियर है। 2024 से पहले बीजेपी किसी भी तरह से अपने वोटर्स को भटकने का मौका नहीं देने वाली है। विपक्ष जितना मुस्लिम वोटर्स की तरफ जा रहा है, बीजेपी उतने हिंदू वोटर्स को बढ़ाने में लगी है। लाहौर गेट, मुंबई टारगेट। मुंबई के सारे पुलिस अफसर इसी पहेली को सुलझाने में लगे हैं। मुंबई पुलिस के पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि मुंबई को उड़ा देंगे, बस टाइम कुछ ही बचा हुआ है। इस मैसेज को हल्के में नहीं ले सकते। मुंबई पुलिस पिछले 19 घंटे से इस मैसेज को डिकोड करने में जुटी हुई है। हमारे रिपोर्टर ने इस नंबर पर कॉल किया तो यह नंबर सीधे लाहौर में लग गया। फोन उठा भी, पता भी लिया गया और सारी जानकारी भी ली गई। इन सब के बाद गुत्थी और ज्यादा उलझ गई। मुंबई पुलिस को मैसेज डिकोड करने में दिक्कत कहां पर आ रही है? मुंबई पुलिस को कौन सी बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। जी मुबारक हो, मुंबई में हमला होने वाला है। 26/11 की ताजी याद दिलाएंगे। मुंबई को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान से, आपके कुछ इंडियन मेरे साथ हैं। मुंबई उड़ाने की पूरी तैयारी है, बस टाइम कुछ ही बाकी है। रात 11 बजे मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर यह मैसेज गिरा और 14 साल पुरानी खौफनाक याद ताजा हो गई। जब पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने मुंबई में 26/11 के दिन कोहराम मचा दिया था।
इस बार भी मैसेज पाकिस्तान से ही आया। नंबर है +92 3029858353, जिसमें एक बार फिर से मुंबई जैसे हमले की धमकी दी गई और जिक्र 26/11 का किया गया। जिस तरह से मैसेज का कंटेंट लिखा गया है उसने ही सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। एक एक लाइन धमकी से भरी थी। जी मुबारक हो, मुंबई में हमला होने वाला है। 26/11 की ताजी याद दिलाएंगे। मुंबई को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी एटीएस मुंबई को उड़वाना चाहती है। मैं पाकिस्तान से, आपके कुछ इंडियन मेरे साथ हैं जो मुंबई को उड़ाना चाहते हैं। मैसेज में पूरी प्लानिंग का जिक्र किया गया और साजिश में इंडिया के 6 लोग हैं जो उनके साथ हैं और यह भी कहा गया कि हम कभी भी मुंबई को उड़ा सकते हैं। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार से लेकर मुंबई पुलिस तक पैनिक मच गया, क्योंकि इस पैनिक की वजह थी कुछ दिन पहले ही 26/11 वाले पैटर्न की तरह ही मुंबई के नजदीक रायगढ़ से संदिग्ध 2 मोटर बोट मिली थी, जिसमें 3 AK-47 राइफल और कारतूस मिले। इसी मोटर बोट में एक छोटी बोट भी मिली थी और मोटर बोट से कोई शख्स नहीं मिला था। थ्रेट मैसेज बहुत ही सीरियस था, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात की और मुंबई पुलिस कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए। मुंबई को जो थ्रेट आई है उसको हमने गंभीरता से लिया है। उसकी तफ्तीश चल रही है, अलग अलग एजेंसी से और राज्यों से भी बात चल रही है। मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि उसमें आवश्यक जो जानकारी है वो आपको और आपके माध्यम से जनता को मुहैया कराए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर इस बारे में सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हम लोग इसके ऊपर गंभीरता से काम कर रहे हैं। जिसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर मीडिया के सामने आए और इस धमकी भरे मैसेज को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मैसेज में अजमल कसाब, ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी जैसा आतंक फैलाने की भी धमकी दी गई। कल रात को करीब 11:45 पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के एक मोबाइल नंबर पर कुछ टेरर मैसेजेस हमें प्राप्त हुए। जो मैसेज करने वाला व्यक्ति है, शख्स है, वो नंबर प्राइमो फेसी पाकिस्तान कोड का दिख रहा है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। उन मैसेजेस में जो आशय है वो ये है कि उन्होंने उसमें मुंबई को उड़ाने की धमकी दी है। अजमल कसाब और अल जवाहिरी जैसे शख्स, उनको भी उस मैसेजेस में मेंशन किया है। इंडिया टीवी के पास उस मैसेज का मजमून भी मौजूद है जिसका जिक्र मुंबई पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं। पाकिस्तान से आए इस मैसेज में सिर्फ कसाब, लादेन और अल जवाहिरी का जिक्र नहीं है, उदयपुर और सरतन से जुदा का भी जिक्र किया गया है। मैसेज में लिखा है, मैंने पहले इसीलिए आपको इंडिया के नंबर दिए। उदयपुर जैसा भी कांड हो सकता है, सरतन से जुदा जैसा। ओके, याद होगा पंजाब का सिद्धू मूसेवाला, इस तरह की भी हरकतें हो सकती हैं। कुछ भी हो सकता है। अमेरिका का भी हमला याद होगा। तारीख आपको बता दूं, अगर एक ओसामा, एक अजमल कसाब, एक अल जवाहिरी मर गया तो काफी अल जवाहिरी भारी हैं। अजमल कसाब पाकिस्तान का वही दरिंदा है जिसने 26 नवंबर 2008 को अपने साथियों के साथ मिलकर 166 बेकसूर लोगों को मार दिया था। इसीलिए इस धमकी के मिलते ही मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस अब मैसेज के आईपी एड्रेस से लेकर उसकी भाषा, लैंग्वेज, सब की जांच कर रही है और ये भी पता लगा रही है कि पाकिस्तान के नंबर से हिंदी में मैसेज आया तो इसके पीछे की वजह क्या है। इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल है, पूरे मैसेजेस हिंदी में हैं, जिसमें
नंबर्स का इस्तेमाल नहीं है, और क्या ये गूगल ट्रांसलेटर के लिए भी पॉसिबल है या फिर आईपी एड्रेस को इस तरीके से बनाया गया हो जो कि पाकिस्तान जैसा नहीं? जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हर संभावना है जो आपने कथित की है, कोई भी संभावना हम बिना जांच के रूल आउट नहीं करेंगे, इसके पूरे तह तक जाएंगे। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर चीज का हम पता लगाएंगे। पाकिस्तानी नंबर से आई इस धमकी में बकायदा हिंदुस्तान के 6 लोगों के नंबर दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि ये सभी लोग उनके साथ हैं और मुंबई को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मैसेज के कंटेंट में इतनी टेक्निकल बातें लिखी गई थीं, जिसने मुंबई पुलिस और जांच एजेंसियों की फिक्र को और बढ़ा दिया। मैसेज में धमकी देने वाले ने हिंदुस्तानी स्लीपर सेल के बारे में लिखा है, ये वो बंदे हैं जो मेरे साथ हेल्प करेंगे, मुंबई उड़ाने की पूरी तैयारी है, बस टाइम कुछ ही बाकी है, कभी भी कर सकते हैं। 26/11 तो आपको याद होगा, नहीं तो दोबारा देख लेना, उससे भी अच्छा होगा। ओके। और ये धमकी नहीं, आएंगे हकीकत में। मेरा लोकेशन यहां का एड्रेस करेगा, लेकिन काम मुंबई में चलेगा। हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता, लोकेशन आपको आउट ऑफ कंट्री ट्रेस होगी। हमला 26/11 की तरह मुंबई में होगा। इसमें क्या किसी के नाम का भी जिक्र है? जैसे आपके साथ कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, क्या किसी का 6 लोगों की बात नहीं आ रही है इस मैसेज में? तो क्या 6 लोगों के नाम भी दिए गए हैं, उनके नंबर भी दिए गए हैं, जैसा कह रहा है कि हिंदुस्तान बैठे लोग उसकी मदद? देखिए, हम जांच में पूरी पड़ताल करेंगे, नाम भी पता चलेंगे, नंबर भी पता चलेंगे और काम भी पता चलेंगे। है क्या जिक्र किया है क्या? नहीं, अभी इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम इसके जांच में लगे हुए हैं। पुलिस सबकी जांच कर रही है। इस बीच जिस नंबर से धमकी आई थी, पाकिस्तान के उसी नंबर पर +92 3029 858 353 पर संवाददाता राजेश कुमार ने रिंग किया। फोन की घंटी बजी, जिसे लाहौर के इम्तियाज नाम के एक शख्स ने उठाया, जिसने धमकी वाले मैसेज को भेजने से सीधे से इनकार कर दिया और यहां से एक नई कहानी सामने आई। हेलो जनाब, राजेश बोल रहा हूँ हिंदुस्तान से। हाँ जी। ये कहाँ का नंबर है जनाब? जनाब ये नंबर लाहौर का है। लाहौर का है? कौन बोल रहे हैं जनाब आप? हाँ जी, मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ जी। इम्तियाज भाई, आपके इस नंबर से मुंबई में ट्रैफिक का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे थ्रेट मैसेज आया, धमकी भरा मैसेज आया है और कहा कि मुंबई में धमाके होंगे, इसी नंबर से आया है। तो आपने किया है ये मैसेज? नहीं सर, मैंने नहीं किया। फिर आपका नंबर कैसे इस्तेमाल हो गया? आप स्मार्टफोन यूज करते हैं या नॉर्मल फोन यूज करते हैं, कीपैड वाला? मैं तो नंबरों वाला इस्तेमाल करता हूँ, मेरे को तो टच मोबाइल भी नहीं है सर। अच्छा, क्योंकि आपका नंबर जो है वो व्हाट्सएप पे दिखाई भी नहीं दे रहा। नहीं। लाहौर में कहाँ रहते जनाब आप? आपका? मैं लाहौर में शादरे में रहता हूँ। शादरे में रहते हैं, क्या करते हैं जनाब आप? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, एमडी हाउस में ना मैं माली हूँ। कोर्ट में? एमडी हाउस में मैं माली हूँ, गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ मैं। अच्छा, गवर्नमेंट मुलाजिम हैं आप। तो ये नंबर क्या आपके किसी और के हाथ में लग गया जिसने ये भारत में ऐसे धमकी भरे कॉल कर दिए, मैसेज कर दिए उसने? हाँ, ऐसे ही हो रहा है सर। ये सुबह भी फोन आया था, बम्बई से ही आया था। मैं खुद परेशान हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे पास तो ना टच मोबाइल है, ना मुझे चलाना आता है। मैं एक माली हूँ, ठीक है, मैं मेहनत करने वाला बंदा हूँ जी। ऐसी बात कोई नहीं, मेरे नंबर को कोई यूज कर रहा है सर। तो आप इसका कोई हिसाब लगाए ना। आप जो नंबर आपसे बात कर रहा है या कोई भी कर रहा है, उसको आप हिसाब से लगाए ना, कौन है ये। तो आपने क्या कोई शिकायत करी पाकिस्तान में, लाहौर में, वहाँ पुलिस से? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, अब मैं करनी पड़ेगी मुझे। आपका फोन क्या किसी के और के हाथ में लगा था पिछले कुछ दिनों में जनाब? हाँ, गुम हो गया था मेरा मोबाइल, सिम 12 ली थी मैंने।
तो सवाल है कि क्या पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने धमकी देने का नया तरीका निकाल लिया है? क्या पाकिस्तानी आतंकी दूसरे नंबरों को हैक करके हिंदुस्तान के भीतर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इसके पहले भी सुरक्षा एजेंसियों ने कई ऐसे नंबर ट्रेस किए जिस नंबर के सिम कार्ड को बदलकर और ओटीपी नंबर हैक करके पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों ने धमकी को अंजाम दिया। धमकी के इस नए तरीके का इस्तेमाल ये आतंकी कैसे करते हैं, उसे संवाददाता राजेश कुमार ने समझाया। पूर्व में कई आतंकवादी संगठनों या फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने किसी और के नंबर से व्हाट्सएप करके आतंक फैलाने की कोशिश की है। ये होता कैसे है? ये कीपैड फोन है, इसमें व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें जो सिम कार्ड है उसके नंबर पर व्हाट्सएप शुरू किया जा सकता है। स्मार्टफोन में जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तब आपसे वो नंबर पूछा जाता है कि आखिर किस नंबर का इस्तेमाल आप व्हाट्सएप के लिए करना है। तो आप ये नंबर, अगर इस फोन में जो सिम कार्ड, जो नंबर इस्तेमाल हो रहा है, वो नंबर अगर आप इसमें डालते हैं तो व्हाट्सएप के द्वारा इस नंबर पर एसएमएस के जरिए एक ओटीपी आएगा, यानी कि कीपैड वाले फोन पर एक ओटीपी आएगा। अगर ये ओटीपी यहां पहुंच जाता है, अगर उस व्हाट्सएप इंस्टॉल करते वक्त वो ओटीपी अगर आप वहां डाल लेंगे तो इस फोन पर व्हाट्सएप शुरू हो जाएगा और इस फोन से आप नॉर्मल कॉल्स जो है वो करते रहेंगे। इस फोन का जो शख्स इस्तेमाल करता है, हो सकता है उसे यह भी ना पता हो कि उसके नंबर का इस्तेमाल व्हाट्सएप के लिए किया जा रहा है। ये जो नया मामला आया है, मुंबई ट्रैफिक पुलिस को जिस तरीके से धमकी दी गई है, मुंबई को उड़ाने की बात कही गई है, मुंबई पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या किसी आतंकवादी संगठन ने इस तरीके का इस्तेमाल करके ये धमकी देने की कोशिश तो नहीं की। धमकी के मैसेज आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियां कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि 2 दिन पहले रायगढ़ की लावारिस बोट से वैसे ही AK-47 राइफल का मिलना जो 26/11 हमले में आतंकियों ने इस्तेमाल की थी। मामला कितना गंभीर है उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रायगढ़ में NIA की टीम भी पहुंच गई है और लावारिस बोट की जांच शुरू कर दी है। NIA की टीम भी रायगढ़ के हरिहरेश्वर बीच पर पहुंची। तस्वीरें आपको दिखाता, आप देखिए NIA के अधिकारी जो हैं वो यहां पर रायगढ़ के हरिहरेश्वर बीच पर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त उस संदिग्ध बोट का मुआयना करने के बाद में उसका उन्होंने वीडियो भी बनाया। जो अधिकारी यहां पर मौजूद थे, जो कर्मचारी मौजूद थे, उससे उन्होंने बोट को लेकर तमाम जानकारियां भी ली और उसके बाद में यहां पर आप देखिए NIA के जो अधिकारी हैं वो जा रहे हैं। दरअसल इस बोट को गुरुवार सुबह 7 बजे के करीब देखा गया था और उसके बाद में प्रशासन को सूचना दी गई थी। इस बोट से अभी तक जो है 3 AK-47 मिला है। बोट में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि NIA के अधिकारी इस पूरे मामले पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। पूरा मामला जो इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी ATS को सौंपी गई है। सर, इस बारे में कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे? देखिए, NIA चूंकि केंद्रीय एजेंसी है तो इस पूरे मामले में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन NIA की टीम जो है गुरुवार की रात भी आई थी और शुक्रवार की सुबह भी यहाँ पर देखिए NIA की टीम पहुंची हुई है। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। फिलहाल NIA इस पूरे मामले में नज़दीक से नज़र बनाए हुए है कि इस पूरे मामले में क्या किसी तरह का कोई एंगल है, क्योंकि अभी तक टेरर एंगल की संभावना से इनकार किया जा रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर बुलेट्स मिले हैं। 3 AK-47 जो कि सोफिस्टिकेटेड वेपन होते हैं वो मिले हुए हैं। यहाँ पर सर आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, NIA चूंकि केंद्रीय एजेंसी है, अधिकारी कैमरे पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो NIA से आए हुए थे। इस पूरे मामले पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। जांच एजेंसियों की चुनौती इस बात की है कि लावारिस बोट में AK-47 मिली, जिंदा कारतूस मिले, लेकिन इसके साथ कोई शख्स नहीं मिला। रायगढ़ में मिली संदिग्ध बोट के मामले में महाराष्ट्र ATS ने FIR दर्ज कर ली है और आर्म्स एक्ट की धारा 7 और 25 के तहत FIR दर्ज की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो FIR दर्ज की गई है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई है, क्योंकि अभी तक इस बोट को लेकर जो भी थियरी सामने आ रही है उन तमाम चीज़ों को ऑफिशियली वेरीफाई करना है और उसके बाद में इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है जैसे से आगे बढ़ेगी, वैसे एक के बाद एक जो बातें कही जा रही है, जो अभी तक
वो सच्चाई सामने आएगी। आपको एक बार सबसे पहले वो बोट जरूर दिखा दें। आप देखिए ठीक मेरे पीछे ये रायगढ़ के हरिहरेश्वर बीच पर मौजूद वो बोट है जिसके अंदर 3 AK-47 मिली थी, साथ में 600 से ज्यादा कारतूस मिले थे। और अभी भी ये जानकारी है कि इस बोट के अंदर बड़े पैमाने पर कारतूस हो सकते हैं, इसलिए इस बोट के अंदर लगातार 3 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुबह 7 बजे बोट दिखाई दिया, तब हम लोग यहाँ पे आ गए, हमारे ग्रामस्थ है, बच्चे लोग हैं, वो सब आ गए। बोट बहुत पानी में थी, 1-2-3 किलोमीटर पर अंदर थी। थोड़ा सा डर लग रहा था जाने के लिए, कोई पानी को करंट था, लेकिन उस वजह से भी करंट था तब भी हमने डेयरिंग कर दी जाने के लिए, तब डेयरिंग की, लेकिन थोड़ा डर भी था कि कोई टेररिस्ट है क्या है, कुछ मालूमात नहीं था। जब बोट के अंदर गया तो बोट के अंदर जाके पूर्ण जांच पड़ताछ की, तब हमको एक बॉक्स नज़र में आ गया ब्लैक कलर का, तो हम समझ गए कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए पुलिस को फ़ोन किया। आधा 1 घंटे में पुलिस आके उसके बाद हमने वो बॉक्स निकल के पुलिस के ताबे में दे दिया। उस कितना बड़ा बोट था और इसके अलावा उस बोट में क्या क्या था? कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु और कोई चीज़ मिली? कुछ छोटे छोटे बॉक्स थे जिसमें कारतूस बाद में मिले थे। हाँ, पहले जो हमने जो बॉक्स निकल के पुलिस के ताबे में दे दिया, तो बॉक्स खोलने के बाद AK-47 3 और बुलेट्स वो मिल गए। उसके बाद में वापस जाके हमने सब जो बुलेट है उसके राउंड भी 1-2 बॉक्स राउंड पुलिस के हवाले कर दिए, और जो बाकी बोट का जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी हमने दे दिए। लेकिन थोड़ा सा डर ये गांव में कि अभी AK-47 जो ये बोट में मिल गया, लेकिन इतना बोट कैसा आ गया ये सब चर्चा हो रही है। रायगढ़ में मिली बोट को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस इसको लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती। हर एंगल से जांच कर संतुष्ट हो जाना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तानी नंबर से आई 26/11 जैसे हमले की धमकी ने पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। तीस्ता शीतलवाड़ केस में पूर्व IPS राहुल शर्मा को SIT ने पूछताछ के लिए बुलाया है। SIT ने पूर्व IPS राहुल शर्मा को 27 अगस्त को अब पूछताछ के लिए बुलाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।